relation between Gibbs energy और ये गिब्स एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा जी से। ये थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली आता है। ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हम पता लगाते हैं कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, मतलब अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहां पर डेल्टा जी नॉट निगेटिव होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 है तो हम समझ जाते हैं कि इक्विलिब्रियम पर है। तो ये तुम केवल पढ़े होगे थोड़ा बहुत, ये दोनों टर्म आएगा थर्मोडायनेमिक्स में। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में पता लगाया जाता है। और ये डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला वहां हो जाता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये गिब्स एनर्जी वहीं से लिया गया है। तो गिब्स एनर्जी क्या, अभी मोटा मोटी ये ध्यान में रखना कि गिब्स एनर्जी ये पता लगाता है कि कौन रिएक्शन इक्विलिब्रियम, कौन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम में, इस चीज को इंडिकेशन करता हो। ठीक है, बाकी जो इसके टर्मिनोलॉजी है कि हम कैसे निकालें कि डेल्टा जी नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। अब यहां पर हम रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी को और ईएमएफ, जो सेल का ईएमएफ, हम उससे रिलेट करेंगे। ईएमएफ ऑफ दिस सेल, तो राइट डाउन करना। इन ए गैल्वेनिक सेल, in a galvanic cell, in a galvanic cell, electrical energy is produced, electrical energy is produced, electrical energy is produced due to flow of current, due to flow of current, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, यानी जब करंट फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड, एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म वर्क, टू परफॉर्म वर्क। यानी कुल मिला के ये है कि करंट जब पास होता है, करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वर्क कराते हैं। जैसे फैन चल रहा है तो फैन मैकेनिकल वर्क हो गया ना, इसमें इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये हुआ कि हम करंट को मतलब वर्क के टर्म में देख रहे हैं कि करंट को हम वर्क से रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल, द इलेक्ट्रिकल वर्क is done in galvanic cell, the electrical work done in galvanic cell is the product of charge, is the product of charge passed, is the product of charge passed and the cell potential, and the cell potential। नीचे लिखना इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू amount of charge into cell potential, amount of charge into cell potential। इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू,
इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू amount of charge into cell potential. इसको वर्क मैक्सिमम में बोलते हैं, तो वर्क मैक्सिमम बोलो या वर्क बोलो। अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज पास हुआ, तो Q इंटू, अब Q के बदले हम यहां लिखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, बोले तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस गेन हो रहा है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस गेन हुआ, तो मान के चलते n इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है, n इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हुआ, हमें नहीं मालूम 2 है कि 4 है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? फैराडे से, यानी n इलेक्ट्रॉन का चार्ज और फैराडे इनटू सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल बोले तो ई सेल, अभी मैं ई नॉट नहीं लिख रहा हूं, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल। एन जो है कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसका चार्ज है, और फैराडे में लिया गया है। आगे लिखना नीचे, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of mole of electron transfer and is equal to valence of ions participating in the cell reaction, and NF gives amount of charge passed, तो कुल मिला के इलेक्ट्रिकल वर्क का जो फॉर्मूला हो गया चार्ज इनटू सेल का वोल्टेज, सेल का पोटेंशियल। जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाते आवाज आ रहा है, या लैपटॉप चलता है, या घड़ी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, तो वर्क हो रहा है उससे, तो चार्ज कितना पास हुआ उसका सेल का वोल्टेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अब ये थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़े नहीं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, maximum work that can be derived from a chemical equation is equal to decrease in Gibbs energy of the reaction, अब ये जो बोल रहा है कि वर्क मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी लिखेंगे, यानी थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, अभी थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग फिर से पढ़ लिए ना, ये आया होगा ना, नहीं आया क्या? आया। तो वर्क मैक्सिमम इक्वल टू जो वैल्यू होता है थर्मोडायनेमिक्स में वो डेल्टा जी के बराबर होता है। अब डेल्टा जी बस इतना भी ध्यान में रखना है कि ये है कि ये बात को इंडिकेट करता है कि केमिस्ट्री में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम पर है। निगेटिव होता है तो उसका मतलब वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, इसीलिए माइनस लिखा गया है। जब वर्क होगा तो स्पॉन्टेनियस अपने आप वर्क हो रहा है ना उसमें,
सेल के अंदर रिएक्शन अपने आप हो रहा है, अपने आप हमें करंट मिल रहा है, तो वर्क जो होगा वो माइनस नेगेटिव के बराबर होगा। ये थर्मोडायनामिक्स के टर्म है। अब आगे लिखना, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, वर्क मैक्सिमम इक्वल टू एन एफ ई सेल होगा, और वर्क मैक्सिमम इक्वल टू थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया। तो ये तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा कि वर्क मैक्सिमम जो होता है चार्ज इनटू सेल का वोल्टेज के बराबर होता है, और थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये इसके बराबर होता है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल। अब माइनस क्यों लग गया, तुम्हें याद होगा मैं बोला था डेल्टा जी निगेटिव होता है तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो रिएक्शन अपने आप हो जाए, हमें कराने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। अब तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग में जब मैं सेल का वोल्टेज निकाला था तो क्या बोला था, सेल का वोल्टेज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तभी उसको स्पॉन्टेनियस माना जाएगा ना। अगर वो नेगेटिव आएगा तो हम बोलेंगे उसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो सोचो यहां पर अगर नेगेटिव आ जाएगा डेल ई नॉट सेल, या सेल का वोल्टेज अगर नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा जी उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और जब ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस बात को भी ये प्रूव कर रहा है कि हमें ई नॉट का वैल्यू या ई सेल का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तभी ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तभी ये स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ये कहीं नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इसका वोल्टेज यानी स्पॉन्टेनियस होने के लिए दो कंडीशन है हमारे पास, ई जो सेल है या ई नॉट बोलो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। अगर ई नॉट का वैल्यू या ई सेल का वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। सेल का वोल्टेज अगर ग्रेटर देन वन आया, ग्रेटर देन जीरो आया, ये प्लस होगा, और प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस के कैटेगरी में आता है। ये दोनों चीजें प्रूव करेगा कि स्पॉन्टेनियस है, ये दोनों चीजें प्रूव करेगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो यहां से डेल्टा जी इक्वल टू हमने क्या लिखा, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अगर यही हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना होता तो हम स्टैंडर्ड सब भी लिखना, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना होता तो हम यहां लगा देते डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाता माइनस एन एफ ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी तो ये फॉर्मूला पूछा जाएगा इसमें। तो जब तुम्हें मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए बोलेगा तो जरूरी नहीं कि तुम चार्ज इनटू सेल का वोल्टेज को मल्टीप्लाई करो, तुम डेल्टा जी भी निकाल दोगे तो उसी के बराबर आ गया। तो डेल्टा जी भी निकालते हो तो मैक्सिमम वर्क ही बताएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखो, तुम्हें इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया होगा कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, या लॉग लेना चाहते हो तो यार 2.303 हो जाए। ये इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था। और इक्विलिब्रियम में क्या जीरो होता है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो होता है, ये जीरो होता है कि ये जीरो होता है, ये जीरो होता है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान रखना, सेल में भी हमने बोला था कल या परसों ही कि इक्विलिब्रियम में जो ई सेल है वो भी जीरो होता है, ई नॉट नहीं, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये जो सेल का वोल्टेज होता है ये भी जीरो होता है। तो अभी इससे प्रूफ भी हो जाएगा कैसे जीरो हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर अगर इसको जीरो कर दे तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस आर टी एल एन के सी लिख सकते हैं ना। डेल्टा ये ऑलरेडी एक्चुअली क्या है, थर्मोडायनामिक्स में आता है, लेकिन तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया होगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। अब इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस होगा, मैंने माइनस इधर लगा दिया, आर टी एल एन क्यू सी। अब डेल्टा जी इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू ये वाला वैल्यू और इस वाला वैल्यू को रिलेट कर देते हैं।
डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हमारे पास इतना है और ये इक्वल टू इतना है, इक्विलिब्रियम पर है। तो इसके बदले में यहां मैं लिख रहा हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे माइनस एन एफ ई सेल, ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस आई टी एल एम के सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां से हमें अगर मान लो क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, सेल का वोल्टेज निकालने के लिए पूछा है, इसमें कोई भी टर्म हमसे पूछा तो हम निकाल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला ही बना सकते हैं, कैसे कि ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन एफ आई टी एल एन के सी। अभी लिखना मत, सब टर्म फिर से बताएंगे हम ये। अब इसमें क्या हुआ, कल वाला नॉस्ट इक्वेशन याद करो क्या होता है। नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05, अब 0.059 मत बोलो, आईटी के टर्म वाला बोलो, 2.ln के टर्म में बोल दो, आईटी अपॉन एन एफ, और यहां क्या हो जाएगा ln प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, होगा ना ln के टर्म में, होगा कि नहीं होगा। अब जब इस रिएक्शन को उधर छोड़ दो, अभी अगर ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो सेल का वोल्टेज क्या होगा। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है मतलब लॉस और गेन इक्वल हो रहा है, उस केस में सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो इसको इधर लेके आओ, तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस सेल इक्वल टू आई टी अपॉन एन एफ एल एन। अब यहां प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट के बदले हम क्या लिख दे, क्या वही आया कि नहीं आया लास्ट वाला। यानी कुल मिला के कि इक्विलिब्रियम पे ये क्या होता है वैल्यू, क्या होता है, या तो डेल्टा जी से रिलेट करो या डायरेक्ट रिलेट करो, बात एक ही आता है। यही ना फॉर्मूला है जो लास्ट में आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेल का वोल्टेज इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, जीरो। ये स्टैंडर्ड वाला नहीं, ठीक है। तो यहां से कोई भी टर्म पूछ लिया जाएगा, ये रिलेट किया गया है डेल्टा जी से। तो फिर से देख लो एक बार, सबसे पहले हमें वर्क निकालना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वर्क प्रोवाइड करता है। तो वर्क इक्वल टू जो हो जाएगा चार्ज इनटू सेल का वोल्टेज। तो ये चार्ज को कितना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस गेन हुआ है और उसको फैराडे से मल्टीप्लाई किया गया, और सेल का वोल्टेज। थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि वर्क इक्वल टू माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है। जो वर्क मैक्सिमम होता है वो माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है। तो हम ये थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग लिखा हमने, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लिखा। अब ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो डेल्टा जी इक्वल टू हो गया माइनस एन एफ। इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, ठीक है। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल हो गया। हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। अब यहां पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें डायरेक्ट जान रहे हैं, लेकिन एक थर्मोडायनेमिक्स का वर्ड है, और ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए तब स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। पॉजिटिव होगा तो ये डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। तो ये दोनों हमने टर्म को इक्वेट कर दिया, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं फिर से थर्मोडायनेमिक्स का ये टर्म है जो कि तुम केमिकल इसमें इक्विलिब्रियम में पढ़े, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी होता है। अब एट इक्विलिब्रियम पर ये वैल्यू जीरो होता है, डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है। तो अब इसका भी वैल्यू जीरो होगा जो वहां किया हूं, तो इसका इक्वेट कर दिया हमने। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन के सी, ठीक है। और ये हमने इसका वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दिया, तो ये आ गया ई सेल इक्वल टू 1 अपॉन एन एफ आर टी एल एन के सी, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी हमने डायरेक्ट यूज किया, और नहीं तो नॉस्ट इक्वेशन में डायरेक्ट यूज करना है तुम्हें, ये अलग सेपरेट है, और ये डायरेक्ट नॉस्ट इक्वेशन हमने यूज किया। देखो दोनों सेम आ गया कैसे।
नॉइस्ट इक्वेशन में अगर हम जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम पे वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, अब यहां से भी देख सकते हो, देखो इक्विलिब्रियम पे वैल्यू ये 0 हो जाएगा, तो ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0। ये जब 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, या ये 0 है तो ये 0 है, तो इक्विलिब्रियम पे वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहां पर 0 कर दो, इसके बाद इसको इक्वेट कर दो। अब यहां ध्यान देना, अगर मैं यहां लिखूं ई नॉट सेल इक्वल टू, अब आर का वैल्यू जानते हैं, टी का वैल्यू हम 25 डिग्री लेते हैं, और ये फैराडे का वैल्यू जानते हैं, तो इसका कैलकुलेशन, और यहां पर अगर मैं लॉग लिख दूं, एक बार ऐसे लिख रहा हूं 2.303 RT, और ये भी याद करके रखना, कौन कर रहा है 11 का बच्चा रात को ही फोन करता है सब। चला गया, देखना क्या बोलेगा। आउट ऑफ कवरेज हो गया, तो यहाँ पर ये अब 2.303 लिख दिया हमने, तो लॉग यहाँ क्या लिख देंगे केसी। अब कल मैंने बताया था इसका वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आता है 9 आता है, 29 आता है, लॉग केसी। तो तुमसे जब सेल का वोल्टेज दे दिया, जब यहां पर आओ डायरेक्ट, अगर सेल का वोल्टेज तुम निकाल लोगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो तुमसे उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाएगा, या केसी दे देगा तो तुमसे ई नॉट सेल पूछेगा, यानी दिस वन इज ए रिलेशन बिटवीन सेल का वोल्टेज और केसी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का वोल्टेज का रिलेशन है। तो केसी देगा तो ये पूछेगा, तो तुम डायरेक्ट ये सब यहां पर अब कौन कौन से तुम याद रखोगे, ऐसे सारा फॉर्मेट याद रखना। एक तो ये पॉइंट याद रखोगे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, ये सब प्रोसेस है, जानो तो भी सही है, नहीं जानो तो भी सही है, ये सभी प्रोसेस है। और तुम तीसरा फॉर्मूला ये याद रखोगे, तो पहले इसको नोट डाउन करना, फिर इसको लास्ट में उसको करना। समझ में आ गया ना? और ये कितने डिग्री पे है? हाँ, तो हमें 25 डिग्री पे पढ़ना है। अभी 11 का ऑनलाइन का रिजल्ट आया, तो कल मैं सुना रहा था उनको कि तुम्हारा रिजल्ट आया, ये टॉप किया है, उसमें से कई भेजते सर ऑफलाइन खुलने दो, हम भी हिला देंगे ऑफलाइन चलने दो, मैं भी हिला दूंगा। तुम लोग का रिजल्ट मिल गया ना? नहीं मिला? रिजल्ट आया तो था तुम लोग की करेक्शन के बाद आया, उसमें हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर बिरयानी का है, बिरयानी का। लास्ट में बता देंगे। हाँ 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 हाँ, तो सब लिखना पड़े, केसी हो सकता है तुम्हें निकालना पड़े। अब यहाँ से रिएक्शन देके हो सकता है डायरेक्ट केसी तुमसे डायरेक्ट ना दे, वो केसी निकालो तुम, फिर पुट करो तब ये निकालो।
ई सेल दिया है, ई नॉट सेल नहीं दिया है, नहीं नॉट, तो इक्विलिब्रियम, ये बात ई सेल कैसे दे देगा वो? इक्विलिब्रियम पे ई सेल कभी दे ही नहीं सकते, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है। निकल जाएगा नहीं यहां से, हाँ यहाँ पुट कर सकते हो। ये मैं प्रोसेस बता दिया, क्वेश्चंस करना होगा तो डायरेक्ट यूज करना है यही फॉर्मूला। मतलब इक्विलिब्रियम में अगर केसी और ई नॉट सेल है तो यही रिलेशन है दोनों के बीच में। क्वेश्चन करवाएंगे, या अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं बोलता है कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर वो ये बोलता है कि जो दोनों सेल है उसका वोल्टेज सेम है, वो ये कभी कभी बोलता है कि ये 0 होने के लिए तुम्हें दो बातें बोलेगा, तो इक्विलिब्रियम बोलेगा, नहीं तो ये बोलेगा कि जो वोल्टेज है, यानी इस जो कैथोड है और एनोड है दोनों सेम वोल्टेज है। अब बताओ अगर सेम वोल्टेज होगा तो कभी करंट फ्लो होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो होता है, जब वोल्टेज ही सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये दो वर्ड यूज करेगा कि सेम वोल्टेज है, तो तुम समझ जाना कि वहां पर ई सेल का वैल्यू 0 हुआ करेगा। लिखो, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, हालांकि बनाना कल जो दिया था बनाए थे तुम लोग, आंसर आ रहा है 9-1 आ रहा था ना, ये लिख लिए। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस बाद में कराएंगे, अभी क्वेश्चन लिख लो, घर से बना के लाना। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Sn+2 से Sn में गया एंड Fe+2 से Fe में गया। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Sn+2 से Sn और Fe+2 से Fe, हाफ रिएक्शन आर, हाफ रिएक्शन आर -0.136 वोल्ट और -440 वोल्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। एट व्हाट रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ, at what relative concentration of, at what relative concentration of Sn+2 and iron+2, at what relative concentration of Sn+2 and iron+2 will these have same reduction potential, will these have same reduction potential, will have these same reduction potential। अब दो घाट से बनाना इसका। अब यहां पर मैं बता दे रहा हूं क्या है, ये जो वोल्टेज दिया है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो इससे हम ये निकाल लेंगे। अब कह रहा है लास्ट में कि सेम रिडक्शन पोटेंशियल, यानी वो स्टैंडर्ड नहीं है, यानी दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है, स्टैंडर्ड वाला नहीं, नॉर्मल कंडीशन वाला। तो जब दोनों का वोल्टेज सेम होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो जाएगा, और ये हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। अब हमसे पूछा है कि दोनों का रेशियो बताओ, इस दोनों का रेशियो, तो इसको इक्वेट कर दो, ये आ जाएगा, या तो डायरेक्ट लिखो यहां पर, यहां प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट लिख दो, और यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लो, किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। एन का वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर इसका रेशियो निकालना है, तो लास्ट में एंटी लॉग लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं तुम्हें दूसरा उपाय बताया हूं कि लॉग लेके बना सकते हो। मैं आंसर बता दे रहा हूं इसका क्या आता है, अप्रॉक्स में निकालना। इसका आंसर आता है लगभग 5.37 × 10⁻11। इतना नहीं भी आए, अगर 10⁻10 भी आता है तुम्हें तो चलता है, ठीक है। तुम एंटी लॉग लोगे तो दूसरा अल्टरनेट से निकालना, इतना आता है इसका रेशियो। यानी अब मुझे बताओ इसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन है। अब ये किसका वैल्यू दिया है, एसआरपी का, किसका वैल्यू ज्यादा है, और ये किसका वैल्यू कम है,
आयरन का। तो इस पे क्या होगा, रिडक्शन, यानी ये किसका काम करेगा, कैथोड का। और इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये एनोड का काम करेगा। तो यहां केसी के बदले अब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, ई नॉट सेल, जो कि हम निकाल लेंगे, इक्वल टू 0.0592। एन का वैल्यू क्या लोगे इसमें, 2 लॉग। अब यहां मैं क्या बोला था तुम्हें, रिएक्शन नहीं लिखने की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, और ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई, कौन सा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, यानी आयरन। यानी यहां पर हमें लिखना पड़ेगा आयरन का कंसंट्रेशन, और यहां पर लिखना पड़ेगा Sn+2 का कंसंट्रेशन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन या प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, उसके बदले याद रखो ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन। अब ये सेल का वोल्टेज यहां से निकाल लेंगे, ये दिया है, और इसका हमें रेशियो पूछ रहा है, इसका हमें रेशियो पूछ रहा है, इसका वैल्यू निकाल के और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हेडिंग डालना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तुम लोग का सिलेबस में कितना आ रहा है, लास्ट इक्वेशन तक, तुम्हारा बैटरी वगैरह सब है, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग लास्ट इक्वेशन तक क्वेश्चन बना लेना, अभी बैटरी तक कल तक पढ़ा देंगे। राइट डाउन हेडिंग, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब हम बैटरी में इंटर ही करने वाले, बैटरी में कुछ नहीं है, बैटरी में सब रटने वाला पार्ट। अब यहां से जो भी हम पार्ट पढ़ेंगे सब रटने वाला है। मेन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त हो गया, सेल का वोल्टेज निकालना स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉस्ट इक्वेशन वही मेन है, उससे हर साल नीट में क्वेश्चन आता है नॉस्ट इक्वेशन पे और सेल का वोल्टेज निकालने के लिए। अब बहुत आसान है, तुम्हें ट्रिक से सब बताया हूं, अगर जिसको ट्रिक सही से अप्लाई करने आ रहा है तो समझ लो एक भी गलती नहीं होगा, टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में। अब यहां से हम पढ़ रहे हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तो हम जानते हैं रिफरेंस, अब पहले समझ लो रिफरेंस इलेक्ट्रोड है क्या। अब जैसे हम बात करते हैं कि ये मान लो रॉड है कॉपर का, और इस पे तुम अपने अगर नोटबुक है तो तुम्हारी नोटबुक में एक सीरीज बनाया हुआ है और उसमें सबका वोल्टेज लिखा हुआ है। तुम्हारे अगर टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास या वॉल्यूम अगर आए तो देखो यहाँ पर एक वोल्टेज निकाला गया है, ये सीरीज, यही सीरीज तुम्हें याद करवाया था मैं ट्रिक से, ठीक है। तो इस सीरीज को तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, मैं याद करवा दिया हूं। इसमें सबका वोल्टेज एसआरपी वाला वैल्यू, एसआरपी वाला वैल्यू लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें बताया था लिख बासर कानाल मंजन का, सब वैल्यू उसका वोल्टेज निकाला गया है। तो वोल्टेज जो निकाला गया है वो, अब जैसे मान लो कॉपर +2 से कॉपर का वोल्टेज है 0.337, कॉपर +2 से कॉपर का वोल्टेज है। अब ये लैब में निकाला गया वोल्टेज, सबका एसआरपी का वैल्यू निकाला गया है, वॉल्यूम में डेटा दिया है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो वैल्यू है, तो वो पढ़ा चुका हूं, ये मत सोचना कि वो नहीं पढ़ाया हुआ है, वो वैल्यू नहीं बताया हूं, वो सीरीज पढ़ा चुका हूं, वही सब ट्रिक बताया था मैंने। उसके लिए 2 ट्रिक बताया था, एक तो नाम लिखवाया था, एक तुम्हें हॉरिजॉन्टल रो बनाओ, वही वो ट्रिक उसी के लिए अप्लाई करवाया था। किसका वैल्यू ज्यादा है किसका कम है, तो उस सीरीज में देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो पूरा लिखा हुआ है एसआरपी का वैल्यू, राइट हैंड साइड एसआरपी का वैल्यू यानी वोल्टेज लिखा हुआ है। जब वो कैथोड के टर्म में यूज किया जाएगा तो उसका वोल्टेज क्या होगा। अब हम उसी के बारे में सोचते हैं कि वोल्टेज कैसे निकाला गया होगा। जैसे कॉपर का वोल्टेज इतना है,
जब ये कैथोड के टर्म में यूज किया गया होगा तब। अच्छा, जब एनोड के टर्म में यूज किया होगा तो माइनस हो जाएगा ये। तो ये एसआरपी वैल्यू निकाला गया है, तो ये लैब में निकाल के वैल्यू हमें दे दिया गया। तो लैब में कैसे निकाला गया होगा? वैल्यू तो निकाला गया होगा ना इसका, तो लैब में कैसे निकाला गया? तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया, एक ऐसा सेल बनाया गया, ठीक है। हम दो सेल बनाए, इसको इंटरनली सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिए, और यहां पर हमने जिसका वोल्टेज निकालना था उसको ले लिया हमने। चलो यहां पर ले लेते हैं। कॉपर और हाइड्रोजन में अगर हम बात करें तो कॉपर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, नहीं रिडक्शन। तो कॉपर को यहां ले लेते हैं, और हाइड्रोजन एक यहां पर हम ऐसा सेल बनाते हैं जिस सेल का वोल्टेज 0 हो। हम सेल एक प्रिपेयर करते हैं और उस सेल का वोल्टेज 0 है। तो एक यहां पर तुम देखोगे एक सेल बनाया जाता है, इससे मैं दिखा रहा हूं, इसका बोर्ड में हर साल डायग्राम निकालने के लिए आता है, हर साल 2 नंबर में पूछता है। ये एक वोल्टेज ये बनाया जाता है, ये हाइड्रोजन का है। कैसे बनाया जाता है बात करेंगे अभी। तो एक सेल प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोजन को लेके, H2 यहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो H2 H प्लस, H2 से क्या बन जाएगा? 2H प्लस। तो यहां पर एक रिएक्शन होगा। सोच लो एक सेल यहां बनाया गया है और इसका वोल्टेज होता है 0। अब ये दोनों सेल को कनेक्ट कर दिया गया और यहां वोल्ट मीटर लगा दिया गया। वोल्ट मीटर मेजर करेगा कि वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। अब हमें मान लो सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया गया है, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, 1 मोलर और 25 डिग्री टेम्परेचर पे लिया गया है। इसको भी बनाया गया 25 डिग्री पे। अब जब वोल्टेज यहां वोल्ट मीटर में वोल्टेज हमारा आया इतना, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे कि ई नॉट सेल का वोल्टेज, इस सेल का वोल्टेज कितना आया, तो कैथोड का वोल्टेज यानी ई नॉट कॉपर का वोल्टेज माइनस ई नॉट हाइड्रोजन का वोल्टेज। तो यहां जो वैल्यू आया अभी तक हम निकाल रहे थे, लेकिन लैब में ये हमें मिल गया। लैब में ये हमें कैलकुलेटेड हो गया। वोल्ट मीटर हमें बता दिया कितना वोल्टेज आ रहा है। तो वोल्ट मीटर बताया हमें कि 3.337 वोल्ट आया, और कॉपर का वोल्टेज हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमने जो एक सेल खुद से तैयार किया है, ये हमारे लिए अननोन है, और ये हमारे लिए मालूम है कि इसका वोल्टेज कितना है। इसका वोल्टेज 0 है और इसका हम निकालने चले, और वोल्टेज हमें ये नोन हो गया, ये हमें मालूम है, ये मालूम है, ये इसका निकालना है। तो -0, तो जो भी वोल्टेज आएगा वो किसका वोल्टेज आएगा? वो वोल्टेज किसका आएगा? कॉपर का आएगा। इस तरह से इस सेल को बोल दिया जाता है कि ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, यानी इसको निकालने के लिए इसको यूज किया जा रहा है, इसका वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो यहां पर ये नोन होता है, ये नोन होता है, जिसका निकालना होता है वो निकाल। अब जिंक का निकालना है, जिंक का रोड लगा दो, जिंक का सोल्यूशन ले लो, जिंक का निकल जाएगा, क्योंकि इसका जो भी वोल्टेज आएगा इसके वजह से आएगा। ये तो 0 है, समझ में आ गया? तो दैट सेल इज कॉल्ड रिफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको निकालने के लिए इसको रिफरेंस के तौर पर यूज किया गया। समझ में आ गया ना? रिफरेंस इलेक्ट्रोड का मीनिंग समझ में आया? क्लियर है ना? ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, और इस ऐसे कर करके जितना उस सीरीज में वोल्टेज निकाला गया है ना, वो ऐसे निकाला गया। अब या तो उसको एसआरपी बना दो या तो एसओपी बना दो। वो तो वोल्टेज एसआरपी का लिखा हुआ, जो लिखेगा वो एसआरपी का लिखा है, क्योंकि आईपीएससी एसआरपी को फॉलो करता है। एसओपी में बदलना है तो माइनस वोल्टेज हो जाएगा वो। कॉपर कभी कैथोड भी हो सकता है, कभी वो एनोड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम सामने वाला एलिमेंट कौन लेते हैं। तो यहां सबसे पहला बार जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया गया वो बनाया गया SHE, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको बोला जाता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड लैब में प्रिपेयर किया गया। उसके बाद और भी कई इलेक्ट्रोड बनाए गए, लेकिन सबसे पहला बार ये बनाया गया था। तो हेडिंग क्या डालो? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हेलो,
हेलो, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग डालना रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको पहले लिख लो। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रोड, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रोड, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड is an electrode whose potential is arbitrary, whose potential is arbitrarily taken as zero, मतलब उसको उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को जीरो लिया जाता है पहले से। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रोड whose potential is arbitrarily taken as a zero और exactly known, और exactly known, यानी हम ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जो पहले से लैब में बनाया होता है, या तो उसका वोल्टेज जीरो हो और नहीं तो उसका वोल्टेज नोन हो। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जीरो होता है तो हम दूसरा इलेक्ट्रोड भी बनाते हैं ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जरूरी नहीं कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसमें फेमस जो पहला बार जो बनाया गया था वो SHE बनाया गया था। बाद में और कैलोमेल इलेक्ट्रोड, लीड इलेक्ट्रोड, बहुत सारा इलेक्ट्रोड बनाया गया। तो जो हम अगर इसका वोल्टेज निकालना है तो इसका वोल्टेज हमें पहले से नोन होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो इसका पहले से नोन है, इसका या जीरो वोल्ट मीटर हमें बता इतना और इसका हमें निकालना है और इसका हमें आ गया 0.2, तो इसका निकल जाएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो ही होना चाहिए, हमें नोन होना चाहिए। उसके बाद नीचे लिखना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें नीचे लिखना एन इलेक्ट्रोड इन विच प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन, यहां से सब थ्योरेटिकल है, अब न्यूमेरिकल खत्म हो गया। An electrode in which pure and dry hydrogen gas is bubbled, an electrode in which pure and dry hydrogen gas is bubbled at 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure around a platinized, प्लेटिनम का उस पे कोटिंग किया जाता है, बबल करता, हाँ, bubbled at 1 atmospheric pressure around a platinized platinum plate, around a platinized platinum plate emerged in 1 molar H plus, emerged in 1 molar H plus ions solution, रुक जा लिख दे रहा हूं मैं। हाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ही बनाया जाएगा ना, सेल एक ही बनाया जाएगा।
स्टैंडर्ड बनाया गया, नॉर्मल नहीं बनाया। ये यहाँ पर जो बनाया जा रहा है लैब में वो जीरो बनाया, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका जीरो होता है। जो वैल्यू होता है सारपी जो चार्ट में वैल्यू दिया है वहां जीरो होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन में, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में थोड़े होगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। तो देखो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे एन इलेक्ट्रोड है, जो अभी बोला वही लिख रहा हूं। एन इलेक्ट्रोड इन विच प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस is bubbled at 1 atmospheric pressure around a platinized platinum plate. Platinum plate immersed in 1 molar H plus ions solution is called तुम पूरा लिख लेना SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is called SHE. अरे तो क्यों का रीजन बता रहे हैं ना, अभी तो लिखवाए हैं। प्लेटिनम का कोटिंग क्यों किया गया है? एक्सपेंसिव होता है, और प्लेटिनम का जो प्लेट होता है वो हाइड्रोजन गैस को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। प्लेटिनम का रॉड ऐसे ब्रॉड टाइप का लिया जाता है ताकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो, रॉड लोगे तो सरफेस एरिया कम मिलेगा, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा वो। अभी डायग्राम निकालते तब सारा रीजन बताते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? दोनों दिया है ना, तो नॉर्मल का मतलब यहाँ कंसंट्रेशन मैंने डिफिनेशन में क्या लिखवाया है 1 मोलर, तो ये स्टैंडर्ड है। अगर तुम इसका प्रेशर या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल पे वोल्टेज क्या है इसका, नॉर्मल पे वोल्टेज अलग अलग आएगा ना, जरूरी नहीं कि जीरो आएगा, स्टैंडर्ड में जीरो आता है, नॉर्मल में वोल्टेज जीरो नहीं आएगा। दोनों दिया है क्या? दिखाना तो। अच्छा दोनों सेम बोला इसने, सेम मतलब एक कंसंट्रेशन सेम लिया है तो उसको स्टैंडर्ड को नॉर्मल ही बोल रहा है। वो और लिखा है नॉर्मल NHE और SHE। चलो पहले डायग्राम निकाल लो। प्लेटिनम ब्लैक ये जो वायर लिया गया है ना, पहले कंस्ट्रक्शन बनाते तब समझाते सब पॉइंट्स, अभी तो बताया। अभी कंस्ट्रक्शन बनाते इसका, फिर एक एक पॉइंट बताते हैं क्यों ऐसा लिया गया है, 1 मोलर क्यों लिया गया, बबल्ड क्यों कराया जा रहा है, सब चीजें बात करेंगे। तो पहले डायग्राम निकाल लो, अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से डायग्राम निकालो, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से निकालो, नहीं है तो मैं बोर्ड पे निकाल रहा हूं, फिर 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहा हूं क्यों क्यों लिया गया है। प्लेटिनम के प्लेट पे प्लेटिनम का कोटिंग क्यों किया गया है? चलो लिखो, डायग्राम पहले निकालो उसके बाद हम बात करें। तो एक कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में
कहाँ लिखा है प्लेटिनम ब्लैक, दिखाना। अच्छा, वो प्लेटिनम का वो प्लेट लिया जाता है, उसी को प्लेटिनम ब्लैक बोल रहा है, और ये प्लेटिनाइज प्लेटिनम फाइल बोल रहा है। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें कि H+ उसमें होता है, और उस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होगा H+ का वो क्या होगा, 1 मोलर होगा। सेकेंड बात, यहां पर एक प्लेटिनम का प्लेट यूज किया जाता है, या तो उस पर प्लेटिनाइज्ड क्या हो, कोटिंग किया हो, उसको प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं, वही है उसका नाम सेम है। और ये इसका यूज ये है कि ये जो हाइड्रोजन गैस जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ये हाइड्रोजन गैस को ऑब्जॉर्ब करता है बहुत ज्यादा प्लेटिनम, इसीलिए प्लेटिनम का यूज किया जाता है, और कोई दूसरा इसका पर्पस नहीं है। ठीक है, और यहां से एक प्लेटिनम का वायर लिया गया है, और फिर इधर कॉपर का वायर लिया गया है, यहां थोड़ा सा मर्क्यूरी लिया गया है, अब वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है मर्क्यूरी। अब यहां से एक वायर निकाला गया है, ये वायर कॉपर का वायर है, यहीं जाके कनेक्ट होगा सेल में, यहीं कनेक्ट होगा ये पॉइंट, और यहां से प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों रिएक्शन होगा ना, अगर H2 अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, 2H+। अगर 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, तो कभी ये कैथोड की तरह ट्रीट होगा, और कभी ये कैथोड की तरह, कभी ये एनोड की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि ये बीच में है ना, इसके इधर भी है, इधर भी एलिमेंट है। तो अगर मान लो इसके जैसा ट्रीट हुआ तो यहां पर H+ है, अब ये H+ जो है ये क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। अगर मान लो ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होने लगेगा तो यहां पर ये ऑक्सीडेज, ये एनोड की तरह यूज किया गया है और ये कैथोड की तरह यूज किया गया है। तो अगर इसीलिए यहां से हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है, क्योंकि कभी ये रिएक्शन हो सकता है तो कभी ये रिएक्शन हो सकता है, दोनों हाइड्रोजन दोनों तरह ट्रीट होगा ना, एज ए कैथोड एज ए एनोड। जब एनोड की तरह होगा तो ये रिएक्शन करेगा, और कैथोड की तरह होगा तो ये रिएक्शन करेगा। क्लियर हो गया है? बबल्ड, अच्छा बबल बना दो, मैंने बनाया नहीं है। अरे जब हाइड्रोजन गैस पास कराओगे तो इसको बबल कराया जा रहा है, बबल मतलब तुम बबल बिना उलझे हो, इसमें हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे तो बबल नहीं बनेगा उसके अंदर। हाइड्रोजन गैस और H+ दो यहाँ रिक्वायरमेंट है कि दो अलग अलग रिएक्शन होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन बना लो, अब लिखो इसमें, ये सारा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, लिखो। अब ये सब थ्योरेटिकल है, एक एक पॉइंट को बोलना पड़ेगा। डायग्राम निकाल लिए ना, अब लिखो पॉइंट। SHE consist of SHE consist of a small platinum strip. SHE consists of a small platinum strip coated with हाइड्रोजन ब्लैक, सॉरी हाइड्रोजन ब्लैक बोल रहा हूं, कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस, टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा, रिएक्शन करना इसी प्लेट पे रिएक्शन करता है, इसी प्लेट पे ये क्या होगा, रिएक्शन करेगा। टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस इमर्ज इन
immersed in 1 molar solution, 1 molar solution of H plus ions maintain at 298 Kelvin. Maintain at 298 Kelvin. कल से घर से लिख के लाओगे सब बैटरी उटरी, मैं लिखवाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बताऊंगा रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ए प्लेटिनम वायर इज वेल्डेड, ए प्लेटिनम वायर इज वेल्डेड। ये सब थ्योरेटिकल है, डायरेक्ट बताते चले जाएंगे। ए प्लेटिनम वायर इज वेल्डेड टू ए प्लेटिनम स्ट्रिप, and sealed in a glass tube. Platinum wire is welded to a platinum strip and sealed in a glass tube and connected to the outer circuit. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्लेटिनम स्ट्रिप एंड ग्लास ट्यूब आर, प्लेटिनम स्ट्रिप एंड ग्लास ट्यूब आर, प्लेटिनम स्ट्रिप एंड ग्लास ट्यूब आर surrounded by an outer glass jacket, surrounded by outer glass jacket। डाल के लिखो इसी में, हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड, हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड into the solution through the side tube of the glass jacket at 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन दिस इलेक्ट्रोड platinum is used as a inert electrode। In this electrode, platinum is used as inert electrode. It does not participate in the reaction. फुल स्टॉप डालो, इसी में लिखो, it provide its surface for oxidation and reduction reaction, and for conduction of electrode, जो प्लेटिनम का वायर यूज किया गया, वायर किस लिए यूज किया गया है? सरफेस यहाँ पर क्यों ऐसा बनाया गया है? एक तो इसका काम है क्या है, कोटिंग क्यों किया गया प्लेटिनम प्लेट से? हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन करवाएगा, उसमें ऐसा नहीं कमी हो जाए। तो ये इसी प्लेट पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ये प्लेट जो है, इसी प्लेट पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये प्लेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ये प्लेट जो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करता है।
इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करता है ये, ठीक है। तो इस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो हम प्लेटिनम का प्लेट इसलिए भी यूज करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करे। ऐसा ना हो कि हाइड्रोजन गैस का जब ऑक्सीडेशन होने लग जाए तो वहां पर है ही नहीं हाइड्रोजन गैस। जो यहां से हम पास करवाते हैं हाइड्रोजन गैस, जो इसके अंदर आके बबल्ड हो जाता है, वो हाइड्रोजन गैस को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन पे यहाँ सफिशिएंट हाइड्रोजन गैस होते हैं, इसलिए प्लेटिनम प्लेट यूज किया जाता है या उस पर कोटिंग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज H+ 1 मोलर सॉल्यूशन है, और यहां लिखोगे H2, यहां लिखोगे गैस, ये होता है ATM पर। और जो रॉड यूज किया गया है या जो प्लेट यूज किया गया है वो प्लेटिनम का प्लेट है, तो ये ऐसे यूज करता है। अब इसमें ये रहा कि रिएक्शन कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है कि ये होने वाला है, आगे लिखवाता हूं मैं। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं SHE के रिएक्शन को, समझ में आ गया? तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा लिख दिया तो हमेशा रिडक्शन। अब ये डबल वर्टिकल बार के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है या राइट साइड लिखा है, डिपेंड करता है वहां क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये डबल वर्टिकल बार के लेफ्ट हैंड साइड लिखा है कि राइट हैंड साइड लिखा है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा लिया गया है। आगे लिखना, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन whether it act as a anode or cathode, whether it act as a anode or cathode। चलो, अगर 2H+ है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया और ये बना H2 गैस, ये जो है वो आयन से यानी एक्वस में है, ये H+ एक्वस में है। ये H+ अगर जैसे हमने सर इसको कनेक्ट किया सेल से, अब ये H+ आके यहां पर हाइड्रोजन गैस बनने लग गया, तो बताओ इस समय कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा ना, हो रहा होगा ना। तो ये क्या हम बोलेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर मान लो यानी उस समय ये कहां कैथोड यूज किया गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। समझ में आया क्या? तो इसका मतलब हाइड्रोजन अगर यहां है तो अगर इस पे रिडक्शन हो रहा है तो उस समय एलिमेंट कौन सा लिया गया होगा? सामने वाला, दूसरा वाला, जिसका वोल्टेज हम निकाल रहे होंगे, जिसका हम वोल्टेज निकाल रहे होंगे वो कौन सा लिया गया होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्योंकि ये कैसे ट्रीट होगा? रिडक्शन। ये रिडक्शन का जैसा यूज हुआ है ना, तो उस समय मान लो हमें जिंक पे निकालना हुआ, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन पे क्या होगा? तो ये वाला रिएक्शन होगा, यानी H+ सॉल्यूशन में निकल के हाइड्रोजन बनेंगे। समझ में आ गया? अगर मान लो हमने कॉपर का निकालना हुआ तो कॉपर पे तो रिडक्शन होगा और इस पे क्या होगा? तो हम जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? H2, ये गैस जो कि बाहर से इसको पास करवाया जाता है, इसके अंदर बबल करा दिया जाता है और वही यहां पे कलेक्ट करवाता है। अब H2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, किस में कन्वर्ट हो गया? ये कहां चला गया? एक्वस में, और ये गैस है। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन सा रिएक्शन, कौन सा एलिमेंट्स का हमें वोल्टेज निकालना है। और दोनों ही केस में वोल्टेज क्या होगा? दोनों ही केस में वोल्टेज क्या होगा? 0।
लिख लेना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये बातें क्लियर हो गई। सॉल्यूशन में H प्लस को पहले से रखा जाता है। अगर हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है तो हाइड्रोजन बाहर से पास करवाया जाता है। प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन को बाहर से पास करवाया जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि स्टैंडर्ड बनाना है ना। प्लेटिनम प्लेट पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन होता है और ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। प्लेटिनम प्लेट यहां पर इलेक्ट्रोड के जैसा ट्रीट होगा, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के जैसा ट्रीट होगा। आगे चल के इसमें से कॉपर का वायर निकाला गया कंडक्टिविटी के लिए। ये वायर जोड़ दिया जाता है दूसरे सेल से या वोल्ट मीटर से जोड़ दिया जाएगा। मर्क्यूरी का क्या यूज है? मर्क्यूरी क्यों लिया जाता है? देख के बताते हैं क्यों लिया गया। नेक्स्ट लिखना अब, लिखो एक क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें लगता है कि मर्क्यूरी इसलिए लिया गया होगा ना, जब रिएक्शन वगैरह हो रहा होगा ना, तो उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकल जाए। देखो यहां से सील्ड किया गया है, ये सब सील्ड है, यहां से यहां तक ये सॉल्यूशन को सील्ड कर दिया गया है और ये सब ग्लास का बनाया जाता है। हमने देखा तो नहीं, लेकिन ये ग्लास का बनाया जाता है, ये भी ग्लास का होता है। ये यहां से सॉल्यूशन को सील्ड किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकले। अगर मान लो यहाँ पर ये ऐसा रहा और वायर के थ्रू बाहर गया और यहाँ पर मान लो यहां से वायर गया, अगर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस यहां से निकल भी सकता है। मे भी इसीलिए मर्क्यूरी का यूज किया जाता है ताकि हाइड्रोजन गैस और बाहर ना निकले। कोई दूसरा और खास पर्पस नहीं इसका। ये कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट हो गया। क्या? हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तो 180 में ही से मेंटेन करके भेज रहा है वो उसके लिए तो पहले से 180 पे प्रेशर पहले से वो तो दूसरा इक्विपमेंट लगाया होगा कि 180 बना रहा है उसका। क्या हो गया? तो मे भी हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकले इसके लिए यूज किया जाता है। एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एक्सप्लेन हाउ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक्सप्लेन हाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज ए प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एज ए प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड to determine standard potential of electrode, for Mg+2 से Mg। और वोल्ट मीटर आया है, जो वोल्ट मीटर में मेजरमेंट आया है वो आया है 2.37। तो इसमें बस थ्योरेटिकल है। अब तुम क्या करो, एक ये जो है SHE, इसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सबसे पहले इसको बनाया गया था। बाकी जितने भी एक कैलोमेल इलेक्ट्रोड, लीड इलेक्ट्रोड, सब सेकेंडरी इलेक्ट्रोड में आता है। ठीक है, इसमें कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि हम प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस को आसानी से पास नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि इसको हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है या डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए बाद में ज्यादा इसको यूज नहीं किया गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रोड बनाया गया, तो इसको प्राइमरी इलेक्ट्रोड बोला जाता है। अब बाद में चल के दूसरा इलेक्ट्रोड बनाया गया, उसको सेकेंडरी बोला जाता है। तो जब भी नाम आएगा कि विच वन इज प्राइमरी इलेक्ट्रोड, SHE इज प्राइमरी इलेक्ट्रोड। लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, प्योर और ड्राई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं हो पाता है।
जब प्योर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो रहा है तो प्योर हाइड्रोजन कैसे अवेलेबल हो जाएगा? पूरा सरकार लग गया फिर भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कोई प्योर है। एक कोई तुम लोग क्लास के PCBM का कह रहा है सर अगर मान लीजिए प्योर नहीं लगाएंगे तो एयर से नहीं काम हो जाएगा, एयर पास करेंगे। तो भाई उससे पूछा कि लंग्स का काम क्या है? लंग्स क्या करता है? फिल्टरेट करता है ना। और जब वो खुद फिल्टरेट करता तो फिर ऑक्सीजन प्योर भेजने की क्या जरूरत था? प्योर इसलिए भेजा जाता है ना कि उसको जब कैपेसिटी खत्म हो जाती है लंग्स को फिल्टरेट करने का तो डायरेक्ट फिल्टरेट अपना काम करना बंद कर देता है, तो ऑक्सीजन प्योर भेजा जाता है, यही कारण है ना। तो तुम क्या करोगे, तो इसको कैरी करना या मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसका ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक आगे भी लिखवाएंगे। तो फिर दूसरा इलेक्ट्रोड बनाया गया कैलोमेल इलेक्ट्रोड, तो इसको प्राइमरी इलेक्ट्रोड बोला गया है। ठीक है, तो तुम क्या करो, एक डायग्राम निकालो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का वॉल्यूम में होगा ऐसा डायग्राम, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक ऐसा डायग्राम निकालो और इस डायग्राम में बस तुम्हें इसमें थ्योरेटिकल है, कोई इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं, रिप्रेजेंट करो। एक तरफ क्या लगाया गया है, MgSO4 लिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लो सारे। वॉल्यूम है क्या? है? अब स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, तो आप सेल बनाओ और एक तरफ SHE बनाओ और बस इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूं, यहीं से देख के बना लो। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन क्या आता है, बोर्ड में आता है, ये थ्योरेटिकल है, अब यहां से सब कुछ थ्योरेटिकल ही पढ़ना है, सेल वगैरह सब, बैटरी वगैरह सब थ्योरेटिकल है। तो कल लिख के लाना, मैं डायरेक्ट पढ़ाता जाऊंगा क्योंकि रिएक्शन है उसके आगे, बस रिएक्शन धड़ाक धड़ाक खत्म कर। अब देखो इसको मैं बना दे रहा हूं। अब Mg को अगर SHE के साथ यूज किया जाएगा तो बताओ Mg का जो सेल होगा राइट साइड लगाएं या लेफ्ट साइड लगाएं? लेफ्ट लगाएंगे ना, क्योंकि Mg जो है इधर आता है और ये हाइड्रोजन इधर आता है, इसका मतलब इस पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो यहां मैं लगा दे रहा हूं, तो यहां रॉड लगा दिया हमने और यहां पर हमने जिसका वोल्टेज निकालना था वो हमने Mg का रॉड ले लिया। ठीक है, ये हमने Mg का रॉड ले लिया और हमने सॉल्यूशन ले लिया MgSO4 का, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया, MgSO4 1 मोलर ले लिया। अब इसको इंटरनली यहां से सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसको क्या कर दिया, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये डायग्राम तुम निकाल लोगे, मेन इसका रिएक्शन लिखना कि रिएक्शन कैसे लिखा जाए। यहां पर इस रॉड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर क्या होगा, Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बन जाएगा, Mg+2, यानी कंटिन्यू ये रॉड डीके होता चला जाएगा, होगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और यहां पर कौन सा रिएक्शन होने वाला है, रिडक्शन, यानी क्या होगा, H2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, H2 गैस। 1 atm प्रेशर है, ये 1 मोलर सोल्यूशन है एक्वस में, यानी जो यहां पर एक्वस सोल्यूशन लिया था वो बन गया। ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये हमने लिख दिया Mg सॉलिड में +2H प्लस एक्वस और ये बन गया Mg+2 एक्वस और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हमें इसको सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो डबल वर्टिकल बार लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, इधर ऑक्सीडेशन, यानी Mg सॉलिड से क्या बना, Mg+2 बना, ये बना एक्वस और इधर क्या बना, इसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर, और यहां क्या बना, यहां क्या बना 2H प्लस से क्या बना H2, ये है 1 मोलर और ये है 1 atm, और यहां पे कौन सा
कॉमा डाल के लिखो कौन सा यहां पर इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया गया है, प्लेटिनम। में नहीं काम करेगा प्लेटिनम। ये हमने रिएक्शन लिख दिया, तो ये रिएक्शन तुम्हें लिखने आना चाहिए। अच्छा, अब इसका वोल्टेज निकालना है, तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज कितना आया, तो ई नॉट सेल इक्वल टू, ऊपर नहीं दिख रहा है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है यहां पे, हाइड्रोजन। तो इसका वोल्टेज कितना आया, लास्ट में लिखवाया था 2.37 आया। तो वैल्यू दिया जाएगा, हम कैसे मालूम कर लेंगे, वोल्ट मीटर का वैल्यू गिवन होगा 2.37। और ये कैथोड के नाम पे कौन है, हाइड्रोजन। इसका वोल्टेज है 0 माइनस ई नॉट एनोड। तो इसका वोल्टेज क्या आ गया, ई नॉट एनोड का -2.37। ये कौन सा वैल्यू है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कल हम पढ़ाएंगे कैलोमिल इलेक्ट्रोड, तो डायग्राम वगैरह बना के लेके आना, बरोबर है क्या, जितना लिख सको। थियोरेटिकल वॉल्यूम में लिखा होगा, बैटरी वगैरह सब लिख लेना, नहीं तो वॉल्यूम लेके आना, जो पीडीएफ है डायरेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, अब लिखवाएंगे नहीं, टाइम लगेगा। डायरेक्ट रिएक्शन बताएंगे कि सब थियोरेटिकल है यहां से। है